ओके बेटा, थैंक यू। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है और जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद लाइव क्लास में। चलिए तो सीधे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू खास तौर पे क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बॉडी को देखिए, इनके फंक्शन को देखिए, इनकी बॉडी प्रकार और स्ट्रक्चरली ये कह सकते हैं दोनों ही बहुत ही डिफरेंट हैं। तो इसीलिए दोनों के टिश्यूज़ में भी बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं, ठीक है। प्लांट आमतौर पर आप जानते हैं क्या होते हैं बेटा, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो एक ही जगह स्टेबल होते हैं, कहीं इधर उधर मूव नहीं करते हैं, मीन्स कह सकते हैं नॉन मोबाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं एनिमल जो है मोबाइल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एनिमल के अलावा दूसरे भी अगर ग्रुप को भी ध्यान से आप देखें तो एनिमल को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम जो ग्रुप्स होते हैं स्टेबल होते हैं, मीन्स एक जगह पर ही रहते हैं, मोबाइल नहीं कर, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते, बल्कि बहुत रेयर कह सकते हैं, बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट या बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट आप भले देख पाएँ, ठीक है। लोकोमोशन आमतौर पर आपको देखने को सिर्फ एनिमल ग्रुप में ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि ये लोकोमोशन करते हैं, इनका जो फीडिंग मोड है दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं बेटा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एनिमल की खास बात क्या है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये हेटेरोट्रॉप्स होता है। ये किसी न किसी जो पहले से प्रिपेयर्ड फूड है, ठीक है ना, उसी फूड्स को लेकर के यूज़ करेगा। इसलिए इसमें एक बिल्कुल ही अलग टाइप के फंक्शंस दिखाई देते हैं। इसीलिए इनमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर आल्सो सीन, ठीक है। जैसे प्लांट में कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि डाइजेशन के लिए भी टिश्यू वहाँ पर मिलते हों आपको, ठीक है। तो हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। अब कहा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है ना। इस सिस्टम में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि और कहीं पर दिखाई नहीं देते। ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोगों में विभिन्न डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। प्लांट्स में इस तरह के किसी एक्सक्रीटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम के डेवलपमेंट की आवश्यकता हुई, तो उसके कारण क्या हुए, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो कि एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है। मीन्स हमारा जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डाइवर्सिफाई कर रहा है, मीन्स जिसमें विभिन्नता को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स होने के नाते फिलहाल आप लोगों का एक बार मैसेज चेक कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत है पता चल जाए। ओके, सभी लोग यस सर लिख के भेज रहे हैं, गुड। तो आगे चलते हैं, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो टॉपिक समझाया जाता है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखिएगा, देखते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कारण हम लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होना पड़ा, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई होने के कारण क्या है, वेरियस टाइप के आपने देखे हम में टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज़ की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे ये जो टिश्यूज़ हैं इनमें कुछ बेसिक नाम आते हैं, कुछ तो आप देख सकते हैं कॉमन होते हैं जो कि प्लांट्स में, जैसे एपिडर्मिस वहाँ पे एपिथेलियल के नाम से जाना जाता है, मीन्स कवरिंग बनाने वाले, ठीक है। कुछ टिश्यूज हम में आप में पाए जाते हैं जो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन या अन्य कार्यों को करते हैं। फिलहाल इनका एक जो है टेबल आप लोगों को आगे मिलने वाला है, तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ की जब हम लोग बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू नंबर 1 पे आ गया, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, ठीक है। तो मेजर टाइप्स के जो एनिमल टिश्यू हैं हम लोग 4 मेजर कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। कितनी मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 मेजर जो कैटेगरीज हैं, इनमें से सबसे पहला एपिथेलियम, जो बाहर की हमारी बॉडी की कवर बनाता है। हमारी बॉडी में कोई भी कैविटी होती है, ठीक है, उस कैविटी की भी लाइनिंग क्रिएट करता है। कौन करता है? ये एपिथेलियम टिश्यूज करते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू सिक्रीशन में भी महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। और कनेक्टिव टिश्यू दूसरा है। कनेक्टिव टिश्यू की बात हम लोग करते हैं तो सबसे डाइवर्सिफाइड और सबसे ब्रॉड टाइप का जो टिश्यू है, जो कह सकते हैं एनिमल्स में विशेष रूप से मिलता है और इतना डेवलप्ड आपको प्लांट में नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह से हमारे आपकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, इस तरह के डेवलप्ड वहाँ पर नहीं है। आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हम लोग अगर कहें तो बोन का नाम आपने सुना है, आपने नाम सुना है कार्टिलेज का, आपने नाम सुना है ब्लड और लिम्फ का, ठीक है। ये सारे टाइप्स, और इतना नहीं, टेंडन भी नाम आपने इसके पहले सुन रखा है, लिगामेंट्स, ठीक है ना, ये सारे नाम आपने सुने हैं। ये जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स की भी स्टडी हम लोगों को करनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ही ब्रॉड टाइप्स के आपको टिश्यूज मिलते हैं, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में इस तरह के मीन्स बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, टेंडन, लिगामेंट्स, ठीक है, एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इस तरह के ढेर सारे टाइप्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को धीरे धीरे एक एक करके समझना है। तो इसके पहले हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू भी आप लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में विशेष रूप से 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू की चर्चा करनी है। एक को बोलते हैं हम लोग कार्डियक मसल, एक को बोलते हैं स्मूथ मसल, ठीक है, और थर्ड है जो कि हमारी बोन से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, हमारे लोकोमोशन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, ठीक। कार्डियक हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है, स्ट्रिएटेड, ये दोनों हो जाती हैं कार्डियक मसल। और लास्ट वाला जो है ये भी क्या है, स्ट्रिएटेड टाइप की मसल्स हैं, ठीक, जो कि सीधे सीधे बोन से कनेक्टेड होती हैं। इन तीनों के बारे में हम लोगों को आगे चल के डिटेल में देखना है, ठीक है। और नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नर्वस टिश्यू आपको पता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और वायर की तरह हमारी बॉडी में फैले होते हैं। इनकी जो यूनिट होती है आमतौर पर कहा जाता है ये नर्व सेल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। नर्व सेल आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। ये जो नर्व टिश्यू वाला, नर्व सेल वाला ग्रुप है, टिश्यू है, उसको हम लोग नर्व टिश्यू बोलते हैं। और जो मसल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन का मेजर काम होता है, जिसके द्वारा हम लोग मूवमेंट, हमारी बॉडी में मूवमेंट आता है, वो किसके द्वारा हो जाता है? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा हो जाता है। और बॉडी की फीलिंग है, कवरिंग है, ठीक है, ये 2 कार्य अलग अलग टिश्यू करते हैं। कवरिंग का काम आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू करेगा, और फीलिंग, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, बहुत सारे कार्य हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? चलिए, epithelial tissue, an epithelial tissue is composed of 1 or more layers of cells covering and protecting the external surface, ठीक है। तो फंक्शन के दृष्टिकोण से ही देखा जाए तो इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, उसके लिए बताया जा रहा है। इस टाइप को हम लोग कह लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइप में आप पढ़ते हैं मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या हो गया? मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू का पहला प्रकार है, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथेलियल
टिश्यू, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यू, अब मेम्ब्रेनस टर्म से ही लग रहा होगा, मेम्ब्रेन लाइक कवर बनाने का काम करता है, ठीक है। कोई भी आर्गन होगा, ठीक है, उस आर्गन के चारों तरफ की जो कवरिंग बनाएगा कौन बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी, ठीक है। आर्गन के अलावा हमारी पूरी बॉडी की भी बात करें तो हमारी बॉडी की कवरिंग जो कि स्किन है वो भी किस तरह की टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। कोई कैविटी हमारी बॉडी में है, बहुत सारी कैविटी आप जानते हैं, ठीक है, जैसे स्टमच वगैरह जिस हिस्से में पाया जाता है उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, चेस्ट कैविटी बोलते हैं। तो ऐसे कैविटी की भी जो लाइनिंग होती है वो एक विशेष प्रकार के टिश्यू के द्वारा की जाएगी, ठीक है। वो भी किस कैटेगरी में आता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात हो गई, जो कि मेम्ब्रेनस लाइक या कह सकते हैं कवर बनाती है किसी भी आर्गन का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी पार्ट्स का या होल बॉडी का जो कवर बनना है, ठीक है, या किसी भी कैविटी का लाइनिंग है, चाहे ऊपर की या फिर नीचे की कवरिंग ही हो, तो उसके लिए क्या करना है, एपिथेलियल टिश्यू का ही इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक टाइप, और दूसरा ग्लैंडुलर टाइप टिश्यू जो कहा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनका जो मेजर फंक्शन होता है सिक्रीशन मेजर फंक्शन इनका होता है, ठीक है। इनका मेजर फंक्शन क्या है बेटा, सिक्रीशन है। तो ग्लैंडुलर की बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यू को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन टिश्यू, ठीक है, एक्सोक्राइन एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हैं, साथ में यहाँ जोड़ सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू भी, ठीक है। दूसरा आपका है इंडोक्राइन टिश्यू, या कह लीजिए सेल्स भी होती हैं कुछ जो कि इंडोक्राइन नेचर की होती हैं। तो जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, सिक्रीशन कहाँ पर करते हैं, इनका सिक्रीशन कहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है ना। जो सिक्रीशन ये करेंगे, ये सिक्रीशन कहाँ पर लीव करते हैं, मीन्स कहाँ पर छोड़ते हैं, इस आधार पर इनका नाम है। यदि ये अपना सिक्रीशन किसी पाइप में, ठीक है, किसी पाइप में करेंगे तो इसको क्या नाम देंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और यदि ये अपना सिक्रीशन क्या करते हैं, सीधे ब्लड में कर देते हैं, कहाँ करते हैं, ब्लड में करते हैं, और ब्लड के थ्रू जहाँ पर भी पहुँचना है वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, वहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये टाइप का जो कह रहे हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, इनको हम इंडोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यू कहेंगे। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब बाहर, जो सिस्टम है वो बाहर के पार्ट में छोड़ेगा, किसी भी पेरिफेरल रीजन में टिश्यू में ले जा करके अपने ऊन पाइप के द्वारा उस साइड पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड बेटा, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है, सिक्रीशन छोड़ता है सलाइवा, कहाँ पर, माउथ में, जिसके कारण डाइजेशन हो पाता है, इजीली पॉसिबल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सैलिवरी डक्ट के द्वारा, ग्लैंड सैलिवरी क्या करेगा, सैलिवरी डक्ट के द्वारा अपना सिक्रीशन छोड़ता है, सैलिवरी डक्ट के द्वारा अपना सिक्रीशन छोड़ता है, कहाँ पर, माउथ में। ये पाइप के द्वारा छोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। लेकिन जब कोई भी ग्लैंडुलर सेल जो कि सिक्रीशन करती है वो किसी पाइप के जरिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के रीजन में जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर जो ब्लड बह रहा होता है उसी ब्लड में डायरेक्टली पोर कर देते हैं या लीव कर देते हैं, ठीक है ना। अगर वो अपना सिक्रीशन वहाँ पर पोर करते हैं, ठीक है, उड़ेल देते हैं, तो क्या कहलाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाएंगी, ठीक है। ये दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू हो गए। अब दोनों को अलग अलग भी लिया जा सकता है। टाइप जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें अगर एक ही पाइप है तो सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। अगर एक से ज़्यादा पाइप है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में आगे की क्लास में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की डेट में सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, एपिथेलियल कितने टाइप हो गए, दो ये मेन आपको जानना है, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चलिए, जब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाती है तो इसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं टाइप्स को, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर शेप, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ क्या है, सेल का शेप क्या है, शेप के आधार पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये लेते हैं, इनके टाइप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन कि कितने लेयर में ये सेल्स ऑर्गेनाइज हैं, कितने सेल्स में ये ऑर्गेनाइज हैं, इसके आधार पर हम लोग जो है डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में, ठीक। उसके बारे में एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, एक इनके स्ट्रक्चर के आधार पर बेस्ड हो गया, ठीक है। तो दो प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक। तो आइए सबसे पहला देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर शेप के आधार पर। तो शेप के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये चौथा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिखा हुआ है, ये पहले ही आपने टाइप स्टडी में कर लिया है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो चौथा है वो है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ये चार प्रकार के हो गए। स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं इस तरह से, मीन्स इनमें चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ऊंचाई बहुत ही मिनिमम होती है, लंबाई भी हो सकती है, तभी ये फ्लैट ट्रे लायक हो सकते हैं, ठीक है। कॉलमनर तो कॉलम मीन्स इनकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा होती है चौड़ाई और ऊंचाई की तुलना में। और क्यूबॉइडल में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों लगभग सिमिलरिटी के साथ आ जाते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सेल्स होती हैं ये कॉलमनर होती हैं, इन्हीं के नेचर की होती हैं, जैसे ये दिखाई देते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन इसी में कुछ सेल क्या होती हैं बेटा, छोटी रह जाती हैं, ठीक है, और कुछ सेल पूरी लेंथ को गेन कर लेते हैं, इसलिए दो लेयर अलग अलग एहसास होता है, छोटी सेल का और बड़ी सेल का। लगता है कि दो लेयर के द्वारा बनी हुई, जबकि एक ही लेयर की सेल्स होती हैं। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है कि लेयर है, लेकिन वास्तव में लेयर नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं बेटा, ठीक है। आगे आइए और डिटेल में देखते हैं फिर। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड स्केल लाइक, ठीक, स्केल लाइक माने फ्लैट, बिल्कुल ट्रे या कह सकते हैं तस्तरी के नुमा, ठीक है। पॉलीगोनल होते हैं शेप में, इस तरह का आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, बहुत सारी भुजाएं हों गई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पॉलीगोनल। सेंटर में न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, ठीक है। सेल क्लोजली फिटेड टुगेदर, और सेल्स यहाँ पर जो होती हैं एक दूसरे से इतना क्लोज पैक्ड होती हैं कि इनके बीच में स्पेस मिलता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये अटैच्ड होंगी और इनके बीच में कहीं से भी आप क्या है जगह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मीन्स अगर एक तरह से कहा जाए तो इंटर सेलुलर स्पेस यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और यहाँ पर जो वाल होती हैं, या वाल तो नहीं होगी, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ये जो एक सेल से दूसरी सेल के साथ जुड़ते हैं, ये बहुत ही क्लोजली फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी फास्ट अटैच होते हैं, और यहाँ पर हो सकता है बीच बीच में कुछ जगहों पर लिक्विफिकेशन हो जाए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी बीच में मिलता नहीं है। यहाँ तक कि इन टिश्यूज़ में ब्लड वेसल्स भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ब्लड बहुत ज़रूरी है, ब्लड पहुँचे,
लेकिन ये आमतौर पर क्या है, सिंगल लेयर की सेल होती हैं। नीचे इनके क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं डेड मैटर्स होता है, जो कि इन लोगों को जोड़ने का काम करता है। इस डेड मैटर के थ्रू होकर के डिफ्यूजन किसी भी चीज़ का संभव है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड यहाँ पर सप्लाई होता है, ब्लड यहाँ से रिस करके यहाँ तक पहुँचता है, ठीक। डायरेक्टली ब्लड सेल्स, ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं, इन सेल्स के बीच में नहीं जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह का टिश्यू है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होगी, या अन्य आपकी स्किन की भी लाइनिंग जो है, स्किन में क्या खास बात है, ये कई लेयर की बनी होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड होती है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आगे अभी ये क्लासिफिकेशन और आपको समझाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी स्किन की भी सेल होती हैं कुछ ऐसे ही होती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स, इसोफेगस, माउथ, नोज, स्किन, मीन्स जहाँ पर भी आपको देखें ध्यान से, कवरिंग की आवश्यकता है, ठीक है। जहाँ पर कवर बनेगा और साथ में मैटर का आवागमन भी हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, वहाँ पर भी इस प्रकार की सेल्स आपको दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्वियोलाई सेल्स जो हैं आपकी, एल्वियोलाई लंग्स की सेल होती हैं, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के लिए जो वाल जिसके थ्रू होकर के गैस का एक्सचेंज होना है, इस वाल के थ्रू यदि गैस का एक्सचेंज होना है, तो वाल जितना ही पतला होगा उतना ही आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। इसीलिए फ्लैट सेल्स जो होती हैं, इनकी जो मोटाई होती है बहुत कम हो जाती है। इसके कारण यहाँ से जो है गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के द्वारा या किसी मैटर का डिफ्यूजन बहुत ही आसानी से पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स इसको आप बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंगल लेयर की हैं, जहाँ पर ये नाम लिखा जा रहा है, मीन्स ये स्ट्रैटिफाइड नहीं है, नॉन स्ट्रैटिफाइड है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसोफेगस, माउथ, नोज, स्किन एंड एल्वोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में कॉलमनर एपिथेलियम की बात की गई है। तो कॉलम की तरह होंगी, मीन्स पिलर लाइक। इनको आप अगर एक टर्म में बताना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पिलर लाइक, ठीक है। ये कैसी होती है बेटा, पिलर लाइक होती हैं, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल फॉर्म ऑफ टॉल पिलर लाइक सिलिंड्रिकल्स, इट इज़ फाउंड इन ऑर्गन्स वेयर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और सिक्रीशन होता है। और वो आर्गन जहाँ पर आप इसकी जिसकी बात कर रहे हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, आँखों के द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसी जगहों पर आमतौर पर इस तरह की एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। ये दो जगहों पर विशेष रूप से, बाकी और भी बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन जो आसानी से आप याद कर सकते हैं वो नाम यहाँ पर हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इट इज़ मेड ऑफ क्यूब शेप, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई लगभग एक समान हो जाती है बेटा, ठीक है ना। सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ, जिनकी हाइट और विड्थ जो है क्या हो गई, एक जैसी हो गई, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक है। और टिब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें ये महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन बोथ चीज़ें एक साथ घट रही हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, सिक्रीशन भी होता है, क्या होता है, सिक्रीशन भी होगा, मीन्स मैटर का सिक्रीशन किया जाता है। और क्या किया जाता है, सिक्रीशन के अलावा एब्जॉर्प्शन भी होगा एक साथ। तो वहाँ पर इस प्रकार की सेल्स आमतौर पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो किडनी टिब्यूल्स, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक। नेफ्रॉन में इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स में भी इस तरह के
सेल्स या कह सकते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। और इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनका एक मेजर काम और क्या हो जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात हो रही है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मैंने जो आपने पहला पढ़ा था, एक टाइप आपने मेम्ब्रेनस पढ़ लिया था, ठीक, और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, ग्लैंडुलर पढ़ा था। ठीक है, ये दो टाइप। तो दूसरा टाइप जो मेजर में है, इसमें क्या होता है कि इनवर्ड फोल्डिंग हो जाती है एपिथेलियल टिश्यू की, मीन्स ऐसे टिश्यू है एक, ठीक है, एक सेल की बनी हुई या हो सकता है मल्टी सेल, तो क्या करेगा, यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से इनफोल्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये टिश्यू कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स हैं और इनका काम क्या हो जाएगा, सिक्रीशन इनका मेजर फंक्शन हो जाएगा। यहाँ से मैटर बनेगा और इसमें सिक्रीट कर दिया जाएगा, और फिर आगे ये पाइप के थ्रू अगर बाहर निकलती हैं तो क्या कहलाएंगी, एक्सोक्राइन कहलाएंगी। ठीक है, और अगर यहाँ से सिक्रीशन सीधे ब्लड के अंदर चला जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, इंडोक्राइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के टिश्यूज आपने देखा, ठीक है, जो ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं। और इसके अलावा हमने बताया था आपको एक अलग कैटेगरी बताएंगे जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ है। ठीक है, चलिए, क्लासिफिकेशन आपने देखा अभी शेप के आधार पर, जो मेम्ब्रेनस एपिथेलियम टिश्यू थी उनके शेप के आधार पर आपने क्या देखा था, 4 प्रकार। ठीक है, पहला आपने क्या लिखा था, स्क्वैमस, क्या लिखा था, स्क्वैमस। ठीक है, दूसरा आपने क्या लिखा था, स्क्वैमस के अलावा आप कह सकते हैं दूसरा है क्यूबॉइडल। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, कॉलुमनर। फोर्थ आपका था स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम ये शेप के आधार पर था। ठीक, एक क्लासिफिकेशन इस शेप के आधार पर था। दूसरा क्लासिफिकेशन मुझे बताना था आपको ऑन द बेस ऑफ on the base of layer of cells present in tissue, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं उनमें कितने लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, उसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन हम लोगों को और देखना है। चलिए, कुछ अगर आप लोगों के प्रश्न हैं तो पहले उसको देख लें। ओके भाई, एक कुछ फिगर अलग से हमको जोड़ना होगा, जोड़ लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों को एक साथ हमको इन्वॉल्व करना है एक तीसरी कैटेगरी बनाने के लिए, इसीलिए। ठीक है, इसके आधार पर जब हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, तो ये 2 प्रकार की कैटेगरी बनती है। ठीक है, इसके आधार पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, पहला जो है यहाँ पर आपका सिंपल
ठीक है। सिंपल टिश्यू कह सकते हैं इसको, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हुआ सिंगल लेयर, ठीक। अगर 2 और मोर, ठीक है, लेयर्स प्रेजेंट है, 2 या 2 से अधिक लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा? ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो मीन्स पहली कैटेगरी क्या हो गई? सिंपल की हो गई बेटा। दूसरी क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स की हो गई। दूसरी कौन सी कैटेगरी हो गई? कॉम्प्लेक्स की हो गई, ठीक। तो सिंपल में सिंगल लेयर होगी और कॉम्प्लेक्स में बेटा आपकी 2, मिनिमम 2 होना चाहिए या 2 से अधिक लेयर्स होंगी, तो क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, किसी को स्ट्रैटिफाइड, नॉन स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। जो सिंगल है उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्ट्रैटिफाइड बोल देंगे। एक नाम इसका अलग से और दिया जाता है, नॉन स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, नॉन स्ट्रैटिफाइड। और ये दूसरा क्या है? स्ट्रैटिफाइड हो गया, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लेयर सेल्स की पाई जा रही हैं, ठीक है। ये नॉन स्ट्रैटिफाइड हो गया, स्ट्रैटिफाइड हो गया। अब दोनों को मिलाकर के हमको एक तीसरी कैटेगरी बनानी है, ठीक। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, पेन का कलर चेंज करेंगे। दोनों मिलाते हैं। पहली चीज़ सेल का शेप मिलाएंगे, ठीक, और सिंपल मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ एक्चुअल नाम मिलेगा आपको तब यहाँ पर कि उस किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। हमने लिखा सिंपल, तो सिंपल लिखते ही आपको पता चल गया कि सिंगल लेयर सेल है, ठीक है। और सिंपल टाइप सेल का बताएंगे स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? सिंपल क्यूबॉइडल। इसी के आगे आप जोड़ते जाइए। चलिए नाम यहीं पर लिख देता हूँ, सिंपल स्क्वैमस हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, सिंपल कॉलमनर हो गया, सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इस तरह से 4 प्रकार की इधर हो गए आपके सिंपल टिश्यू की बात हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड लेयर्स। और दूसरी कैटेगरी फिर जो हम लोगों की बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, मीन्स एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, तो उसके लिए हम क्या नाम लिख देंगे? कॉम्प्लेक्स नाम लिख देंगे, ठीक है। अब इसी नाम के साथ यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं कलर चेंज करके, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, मीन्स जैसे ही कॉम्प्लेक्स हमने लिखा तो क्या हो गया बेटा? ये एक से ज़्यादा लेयर की सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्क्वैमस। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स क्यूबॉइडल, ठीक, कॉम्प्लेक्स कॉलमनर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसी के लिए एक अलग नाम दिया जाता है ट्रांजिशन। इसको क्या याद कर लेंगे बेटा? ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स कॉलमनर या एपिथेलियल टिश्यू ही लिख दिया जाता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ यही होता है, कॉलमनर टाइप का ही होता है। तो ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये 4 टाइप के बन गए क्या आपके ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, मीन्स 2 लेयर हैं, 2 से ज़्यादा लेयर हैं, तो इन 4 को आपने डिवाइड कर दिया, कॉम्प्लेक्स स्क्वैमस, कॉम्प्लेक्स मैसेज है। ओके बेटा, आप लोगों की अब क्लास अगली चलने वाली है, तो हमारा टॉपिक भी खैर एपिथेलियम टिश्यू ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।